अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भुट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे नेपाल की सूरत हाल के हवाले से, जहां नौजवानों की एक बड़ी तहरीक ने, जिसमें हजारों नौजवान जो है वो पूरे मुल्क में बाहर निकले, खासतौर पर खटमंडू और दीगर जो शहर थे, और उन्होंने तमाम तर तशद्दुद और जबर का सामना करते हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट की जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की जो हुकूमत थी, CPN-UML, उसके वज़ीर आज़म थे KP ओली, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद वज़ीर दाखिला ने भी इस्तीफा दे दिया, कुछ और वज़रा ने भी इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद फौज ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन कर्फ्यू की वायलेशन करते हुए जो है नौजवान फिर निकले। उन्होंने वज़रा के घरों पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट जलाई, पार्लियामेंट हाउस को आग लगाई, तोड़ फोड़ की, लूटमार की। और उसके बाद जो है वो वहां पर एक अनारकी की जो कैफियत है वो पैदा हो गई नेपाल के अंदर। और अब फौज ने स्टेप इन किया है, डिप्लॉय कर दी गई है फौज। मुख्तलिफ शहरों की जो सड़कें हैं वहां पर फौज गश्त कर रही है, फौज ने कर्फ्यू लगा दिया है और लोगों की नकलो हरकत जो है उसको महदूद कर दिया है। तो इस वक्त अमली तौर पर नेपाल में इस वक्त फौज के कंट्रोल में है। माशाल्लाह लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, एक अबूरी हुकूमत कायम की जाती है, या पार्लियामेंट से किसी और को मुंतखब करवा के वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, क्योंकि सदर मौजूद है। और जो नफरत का निशाना बने हैं वो नेपाली कांग्रेस, उसकी लीडरशिप बनी है, उसके ऑफिस को जलाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ UML की क़यादत बनी है, वज़रा बने हैं। तो लेकिन जो फौज है उसके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इससे आप बहुत सारी बातों का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या सूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवानों ने भरपूर तहरीक चलाई, कुर्बानियां दी। 21 नौजवान जो है वो जान से हाथ धो बैठे, और उसके बाद जो है वो 300 से ज्यादा जख्मी हुए। उस दौरान गिरफ्तारियां भी हुई। तो ये सारी कुर्बानियां दी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि क्या ये अनारकी कायम रहेगी या सियासी इस्तेहकाम जो है वो वापस लौट के आएगा नेपाल के अंदर। और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो सियासी जमातें हैं अब उनका क्या मुस्तकबिल है, कौन सी सियासी जमातें नफरत का निशाना बनी, कौन सी नहीं बनी। ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको लगे कि हमसे कोई फैक्चुअल गलती हुई है तो आप जरूर उसकी निशानदेही करें ताकि हम उसकी तस्दीक कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नेपाल में एक बहुत शिद्दत के साथ तहरीक उभरी। ये जो मामला है ये बज़ाहिर तब शुरू हुआ जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस पर पाबंदी लगी। उसके खिलाफ बड़ी तादाद में नौजवान बाहर निकले। जब रियासत ने इस पर तशद्दुद किया, उनसे पुलिस ने उनको गोलियां मारी, टीयर गैस यूज की, गिरफ्तारियां हुई। तो इन हलाकतों के बाद फिर इसमें शिद्दत आई तहरीक में, और उसके बाद फिर हमले होने शुरू हुए, जलाओ गिराव शुरू हुआ, लूटमार शुरू हुई। ये उसके बाद शुरू हुआ। बुनियादी तौर पर नेपाल की ये जो तहरीक है ये ऑनलाइन एक तहरीक शुरू हुई, एक ग्रुप बना जिसमें जिसको अमूमी तौर पे वो कहते हैं कि जी ये जो सियासतदानों के और अमीर लोगों के जो बच्चे हैं, नेपो किड्स उनको वो कहते हैं कि नेपो किड्स, इसके खिलाफ एक तहरीक चली कि ये जो अपनी दौलत का इजहार करते हैं, ये एक तरफ गुर्बत है, बेरोजगारी है, माशी बदहाली है। और नेपाल जो है वो साउथ एशिया का सबसे गरीब मुल्क है, और नेपाल का 3 करोड़ की आबादी है, और उसका जो शुमार है वो दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में था। खास तौर पर साउथ एशिया कोई अमीर लोगों का मुल्क नहीं, खिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जनूबी एशिया में नेपाल आखिरी नंबर पे आता है। तो गरीब मुल्क है, लेकिन जो शराफिया है वहां की, वो अपनी दौलत का जो खुलम खुला इजहार करती थी। जदीद तरीन मॉडर्न वेस्टर्नाइज जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुल रहे थे, 5 स्टार होटल्स का कल्चर जो है वो परवान चढ़ रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नौजवान जो है वो घूमते थे, और जो है वो अपनी दौलत का जो है वो बहुत खुलम खुला इजहार करते थे।
एक तो, और उसके खिलाफ ऑनलाइन मूवमेंट शुरू हुई और जो उन्होंने नौजवानों ने कहा कि हमें इस किस्म की सियासत नहीं चाहिए, ये लोग सियासत में नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन ये कैंपेन शुरू हुई। उसके बाद फिर जैसे ही सोशल मीडिया की जो ऐप्स है उन पर पाबंदी लगी तो उसके खिलाफ फिर ये नौजवान जो है जिनमें पहले गुस्सा था वो बाहर आ गए। दूसरी वजह 22% से ज्यादा जो 18 से 25 साल के नौजवान हैं उनमें बेरोजगारी की शरह 25% के 22 से 25% के करीब है। वर्ल्ड बैंक कहता है 22 है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट माहिरीन है वो ये कहते हैं कि 25% से ज्यादा है। तो अगर वर्ल्ड बैंक के फिगर भी मान लिए जाए तो ये अच्छी खासी तादाद है। उसके अलावा जो जब बादशाह जो था किंग गाइंद्रा, जब उनको रुखसत किया गया 2008 में और रिपब्लिक बनाया गया, जमहूरिया बनाया गया जो नेपाल को, और दुनिया की वाहिद हिंदू रियासत थी उसको खत्म किया गया और उसको जमहूरिया डिक्लेयर किया गया, एक सेकुलर रियासत जो है वो बना दिया गया। तो उसके बाद जो ख्वाब दिखाए थे उस तहरीक के लीडरों ने वो पूरे नहीं हुए। ना तो माशी सूरत बेहतर हुई। मसलन जीडीपी का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर के ऊपर है, एग्रीकल्चर बहुत कम है वहां पे, लेकिन 55 से 60% जो नेपाल की आबादी है उसका दारोमदार उसके ऊपर है, ज़राअत के ऊपर है। और वहाँ जमीनें बहुत बड़े कतई नहीं है जमीन के, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां तो काश्तकारी बहुत कम है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, जो नीचे के इलाके हैं, जो इंडिया के बॉर्डर की तरफ और उधर आते हैं, वहां पे काश्तकारी होती है। तो एक तो ये इशू। दूसरा ये था कि जो 33% जीडीपी है वो रेमिटेंसेस पे डिपेंड करती है। वो लोग नौजवान, वो मर्दो खवातीन जो नेपाल से बाहर जाके जॉब्स करते हैं, और आपको मेड्स हैं जो इंडिया में भी जाके काम करती हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पे नौजवान भी इंडिया में जाके काम करते हैं, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके वो घरों में काम करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कैजुअल जॉब्स जो हैं वो करते हैं, क्योंकि नेपाल की में मईशत इतनी मजबूत नहीं है कि वो तमाम लोगों को रोजगार दे सके। तो बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क से बाहर जाते हैं, वो फिर पैसे भेजते हैं अपनी फैमिलीज, और 33% जो जीडीपी है वो उसके ऊपर मुश्तमिल है। एग्रीकल्चर जो मैन्युफैक्चरिंग है और बाकी है वो कि 13-14% के करीब बनती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में किस किस्म की सूरत हाल है। बेरोजगारी है, गुर्बत है, और जब एक तरफ गुर्बत और बेरोजगारी हो और दूसरी तरफ जो हुक्मरान इशराफिया है वो बेतहाशा दौलत की नुमाइश करती हो, तो आप एक तरह से लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं, इनवाइट करते हैं। जब तबकाती तफरीक बहुत बढ़ जाती है तो जाहिर है फिर नफरत करते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो उन लोगों से नफरत शुरू कर देते हैं जिनके पास होता है। तो ये नेपाल में हुआ है, इंडोनेशिया में भी यही कैफियत है, बांग्लादेश में भी ऐसी कैफियत थी। तो ये जो मामला है इसकी वजह से ये सारी सूरत पैदा हुई। और फिर जलती हुए तेल का काम, जो 26 सोशल मीडिया ऐप्स थी उसके ऊपर जो पाबंदी लगी, उसने जलती हुए तेल का काम किया और फिर नौजवान बिखरे और बाहर निकले। अब ये जो सारा कुछ हुआ इसका नतीजा क्या निकला है? अब फौज जो है उसके पास इफेक्टिवली प्रैक्टिकली फौज जो है वो उसके पास मुल्क जो है उसकी क़यादत है, वो मुल्क को संभाल रही है। उन्होंने सिक्योरिटी के नाम पे जो है फौज डिप्लाई की है, ताकि ऑर्डर, उन्होंने कहा हम लॉ एंड ऑर्डर जो है और नॉर्मैलिटीज को रिस्टोर करेंगे। ये कर्फ्यू लगाया है, रात का कर्फ्यू है, और दिन को भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। तो अब देखना यह है कि क्या आर्मी नेपाल की टेक ओवर करेगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल जो नौजवानों का मूड है, जो एंटी एलीटिज्म है, उसका निशाना फौज नहीं है। तो क्या फौज जो है वो या तो सामने आएगी या फिर वो एक अबूरी हुकूमत बना के पार्लियामेंट को रुखसत करके एक अबूरी हुकूमत बना के जो है वो काम चलाएगी, या क्योंकि इसके पीछे दो बातें कही जा रही हैं। एक तो ये है कि फौज एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे है और उन्होंने टारगेट किया है जो नफरत थी इस निज़ाम के खिलाफ, सरमायादाराना एहसास के खिलाफ, अदम मुसावात के खिलाफ, उसको उन्होंने टारगेट किया, उसको उन्होंने चैनल किया टूवर्ड्स दी सियासतदान, पॉलिटिशियंस और पार्टियां। तो जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टियां हैं नेपाल की, वो इस वक्त उनके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। उनका मुस्तकबिल क्या अभी कहना बहुत मुश्किल है। जो पार्टियां बची हैं उसमें कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, माओवाद सेंटर जो है वो है, इसके अलावा छोटी छोटी और पार्टियां। नौजवानों की वहां ऑलरेडी एक जमात थी जिसने 25 के करीब निशिस्तें जो है वो असेंबली में पहले ही हासिल की थी। तो नौजवानों की क्यादत ऑलरेडी वहां मौजूद है नेपाल में, ये नहीं है कि नहीं है, वो ऑलरेडी सियासी मैदान में मौजूद है। तो अब देखना यह होगा कि नए इलेक्शन करवाए जाते हैं या पार्लियामेंट से किसी को मौका दिया जाता है कि वो नया वजीर आजम जो है उसको चुन लिया जाए। तो जो पार्लियामेंट की सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस है, 88 सीटें हैं। उसके बाद 79 सीटें हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की। उसके बाद फिर 32 सीटें हैं
जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, मॉस सेंटर उनकी है, उसके बाद फिर नौजवानों की पार्टी और दीगर पार्टी है। तो इस तरह एक मखलूत हुकूमत जो है वो बन सकती है अगर इस पार्लियामेंट से बनानी है। तो अभी ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन एक अनारकी है, एक क्यास है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके नतीजे में, जिसको इनकलाब कह रहे हैं नौजवान जनरेशन जी जो है, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं लोग, तो वो जो कह रहे हैं कि हमने इनकलाब बर्पा कर दिया, तो उसके इनकलाब के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म बदल गया, हुकूमत बदल जाएगी, लेकिन जो समाजी और मौसी ढांचा है वो नहीं बदलेगा, वो इसी तरह कायम रहेगा, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो बाकी जगहों पे हुआ। तो अब हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस वक्त बहुत ही जो है वो एक अजीब, इसे कह सकते हैं बड़ी फ्लूइड किस्म की स्थिति, हालांकि गैर यकीनी बहुत है सियासी तौर पे। तो अब देखना है कि फौज क्या करती है, आर्मी चीफ क्या करते हैं, वो टेक ओवर करते हैं नहीं करते हैं, बुरी हुकूमत लेके आते हैं। ये सवाल अभी वक्त से पहले के हैं। हम आपको मुसलसल इसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी नेपाल के हवाले से। तब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।